तो व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की घोषणा होती है ओए, और पूरी दुनिया की नजरें दिल्ली पे टिक जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो असली कहानी है वो तो पुतिन के विमान के दिल्ली में उतरने से हफ्तों पहले शुरू हो चुकी थी। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। असल में ये किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल। 26 नवंबर को जब कोई देख भी नहीं रहा था, रूस की थल सेना के टॉप जनरलों की एक टीम हम्म, चुपचाप भारत पहुंचती है। और ये कोई आम सुरक्षा जांच करने वाले लोग नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग थे जिनके दिमाग में मतलब हर वक्त युद्ध के नक्शे चलते हैं। सही कहा। तो सवाल ये है कि पुतिन के आने से पहले उनकी सेना के सबसे बड़े रणनीतिकार दिल्ली में कर क्या रहे थे। आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। हम इन बंद दरवाजों के पीछे हुई मुलाकातों के सुरागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के पीछे असल में क्या बड़ी तस्वीर बन रही है। क्या ये सिर्फ एक रूटीन विजिट थी या फिर एशिया में एक नए पावर ब्लॉक की नींव रखी जा रही थी? देखिए, ये किसी भी नजरिए से रूटीन तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकेत है। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं हाँ। वो साफ कहते हैं कि ये सिर्फ हथियार खरीदने बेचने के रिश्ते से मीलों आगे की बात है। हाँ। ये एक ऐसी साझेदारी की तैयारी है जो एशिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल सकती है। और जिसकी आहट ने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक मतलब हर बड़ी राजधानी में हलचल मचा दी है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ये जो रूसी दल आया, जैसा आपने बताया कि ये टॉप आर्मी कमांडर थे, सुरक्षा अधिकारी नहीं। हाँ, टॉप कमांडर्स। इन 3 दिनों में इन्होंने किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कोई टूरिस्ट ट्रिप तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भारतीय सेना की सबसे एडवांस्ड यूनिट्स, कमांड सेंटर्स और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स का दौरा किया। मतलब ये सीधे एक्शन के केंद्र में थे। जानकारी के लेन देन का तरीका, हाँ। ये कोई एक तरफा शो तो था नहीं। नहीं, ऐसा नहीं था कि रूस आया और भारत को कुछ सिखा के चला गया। ये एक टू वे स्ट्रीट थी। अच्छा। रूस जैसे यूक्रेन युद्ध का ताज़ा और कह सकते हैं कड़वा अनुभव है, उसने अपनी गलतियों और सफलताओं से सीखा हुआ ज्ञान साझा किया। जैसे ड्रोन हमलों से कैसे निपटना है, दुश्मन के सिग्नल कैसे जाम करने हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर, मतलब साइबर और जमीनी लड़ाई एक साथ। हाँ, उसको एक साथ कैसे लड़ना है। और भारत ने बदले में क्या दिया? क्योंकि रूस टेक्नोलॉजी में तो हमेशा से बहुत आगे रहा है। भारत ने वो दिया जिसमें आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर की ताकत। भारत ने अपनी आईटी की क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले टेरर मॉनिटरिंग सिस्टम और सबसे बढ़कर अपना स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम दिखाया। एक सूत्र ने तो यहां तक बताया कि जब भारत ने अपना सैटेलाइट आधारित ड्रोन स्वार्म कंट्रोल सिस्टम का प्रोटोटाइप दिखाया, यानी एक ही समय पर सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ ऑपरेट करने की तकनीक। हाँ, तो रूसी विशेषज्ञ भी हैरान रह गए थे। उन्हें इस तरह की तकनीकी छलांग की मतलब उम्मीद ही नहीं थी। तो ये एक बराबरी का सौदा था। रूस को भारत की आईटी और एआई की ताकत चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क बना सकें जो किसी भी विदेशी जैमिंग के बावजूद काम करते रहें। और भारत को रूस का जमीनी लड़ाई का प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए। बिल्कुल सही। और इसी जरूरत से एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आया, जिसका जिक्र इन बैठकों में बार बार हुआ, अदृश्य ढाल। अदृश्य ढाल या इनविजिबल शील्ड। हाँ, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये कोई एक हथियार है? नहीं, ये एक हथियार नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी मिलिट्री बेस के चारों ओर एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाने जैसा है। पहली लेयर इलेक्ट्रॉनिक हमलों को रोकेगी, दूसरी लेयर साइबर अटैक को नाकाम करेगी, तीसरी लेयर दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही भून देगी, और चौथी मिसाइलों को। हाँ, और चौथी लेयर मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर देगी। और ये चारों सुरक्षा कवच एक साथ एक ही कमांड से काम करेंगे। ये विचार कहाँ से आया? ये विचार सीधे तौर पर रूस की उस रणनीति से लिया गया है जहां उन्होंने यूक्रेन में भयंकर पश्चिमी साइबर हमलों के बावजूद अपने डिफेंस सिस्टम को चालू रखा था। तो ये अदृश्य ढाल बनाने का मकसद क्या है? क्या ये किसी खास दुश्मन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है? सीधे तौर पर ये चीन की बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध की क्षमताओं का जवाब है। आज की लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि कीबोर्ड और सैटेलाइट सिग्नल से लड़ी जाती है, और चीन इसमें माहिर है। तो ये अदृश्य ढाल भारत के सैन्य ठिकानों को एक तरह से हैक प्रूफ और ड्रोन प्रूफ बनाने की गारंटी होगी। बिल्कुल। और इसी अदृश्य ढाल वाली तैयारी से हम उस बड़ी मुलाकात पर आते हैं जिसके लिए ये सब हो रहा था। 4 और 5 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा। हाँ, यूक्रेन युद्ध के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी। ये अपने आप में बीजिंग और वॉशिंगटन को एक बहुत बड़ा मैसेज है ना? बहुत बड़ा मैसेज। पुतिन का दिल्ली आना ही अपने आप में एक भू राजनीतिक बयान है।
ये पश्चिम को, खासकर अमेरिका को, ये बताने जैसा है कि आपके प्रतिबंधों के बावजूद हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और पुतिन का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत अच्छा दोस्त कहा था? हाँ। राजनयिक गलियारों में ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं माना गया, बल्कि ये उस भरोसे का प्रतीक था जो भारत ने पिछले कुछ सालों में कमाया है। आप इसे भरोसा कह रहे हैं, लेकिन कई पश्चिमी आलोचक कहते हैं कि भारत ने तो बस मौके का फायदा उठाया है। रूस पर प्रतिबंध लगे तो भारत ने उससे सस्ता तेल खरीद लिया। क्या ये दोस्ती मजबूरी की है क्योंकि पश्चिम ने रूस को अलग थलग कर दिया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सतह पर ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वतंत्र रही है। अमेरिकी दबाव के बावजूद? बिल्कुल, अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम की डील पूरी की, संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों पर वोटिंग से दूर रहा। और हाँ, अपने देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल भी खरीदा। सही बात है। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति दिल्ली से चलती है, वॉशिंगटन से नहीं। ये मजबूरी की दोस्ती नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का विकास है, जहां भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक बराबर का पार्टनर है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इस पार्टनरशिप में होने होनी बड़ी डील्स की बात करते हैं। शिखर सम्मेलन के एजेंडे में क्या क्या था? सब लोग हमेशा S-400 की बात करते हैं। क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बता सकते हैं कि ये एक सिस्टम इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों माना जाता है, खासकर चीन और पाकिस्तान के लिहाज से? जरूर। S-400 को गेम चेंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक एयर डिफेंस बबल बना देता है। एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो ये अपने चारों ओर 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के किसी भी विमान, ड्रोन या मिसाइल को घुसने ही नहीं देता। इसे एरिया डिनायल सिस्टम कहते हैं। हाँ, अगर भारत ने इसे अपनी सीमा पर तैनात कर दिया तो पाकिस्तान या चीन के फाइटर जेट्स को अपने देश की सीमा के अंदर से ही डरना पड़ेगा। ये हवा में शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देता है। बिल्कुल। और शिखर सम्मेलन में इसकी बची हुई रेजिमेंट्स की डिलीवरी पर मोहर लगने की बात थी। और S-400 के अलावा रक्षा के पिटारे में और क्या था? सबसे बड़ा जोर था मेक इन इंडिया पर। अब बात सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं, बल्कि भारत में बनाने की है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक रूस अपनी कुछ डिफेंस फैक्ट्रियों को भारत में शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है। अमेठी में बन रही AK-203 राइफल्स का उत्पादन तेज करने पर सहमति बनी। अच्छा। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 बेड़े को सुपर सुखोई में अपग्रेड करना। ये अपग्रेड उन्हें लगभग 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमता दे देगा, है ना? बिल्कुल, जिसमें बेहतर रडार, नए हथियार और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं। और हाँ, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास पर भी चर्चा हुई, जो आवाज की गति से 7-8 गुना तेजी से हमला कर सकेगी। हाँ, सही कहा। रक्षा के अलावा व्यापार और ऊर्जा पर भी जरूर बात हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। एक टारगेट रखा गया है 2030 तक $10 बिलियन के व्यापार का। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों को देखते हुए क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन है, और इसका रास्ता है डॉलर मुक्त व्यापार। रुपये और रूबल में व्यापार? बिल्कुल। दोनों देश इस सिस्टम को तेजी से लागू करने पर सहमत हुए हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत रूस का व्यापार अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगा और अमेरिकी प्रतिबंधों का उस पर कोई असर नहीं होगा। ये वो कदम है जिसने वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान किया है। हाँ, क्योंकि जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वित्तीय सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, तो दुनिया के कई और देश भी इस रास्ते पर चलने की हिम्मत कर सकते हैं। और इस व्यापार को आसान बनाने के लिए कनेक्टिविटी का क्या? उसके लिए एक बहुत बड़ा फैसला आर्कटिक रूट यानी चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर हुआ। एक नया समुद्री रास्ता? हाँ, जो मौजूदा सुएज नहर वाले रास्ते के मुकाबले 40% छोटा है। ये ना सिर्फ व्यापार को बहुत तेज और सस्ता बनाएगा, बल्कि ये हिंद महासागर में चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव को भी संतुलित करेगा। और ऊर्जा सुरक्षा के लिए? ऊर्जा सुरक्षा के लिए तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के विस्तार पर भी सहमति बनी। ठीक है, अब जरा बड़ा सोचते हैं, जूम आउट करते हैं। अगर भारत और रूस इतने करीब आ रहे हैं तो पड़ोस में खलबली मचना तो तय है। बिल्कुल। चीन, जो खुद को रूस का नो लिमिट्स दोस्त बताता है, वो इसे कैसे देखेगा? चीन के लिए ये स्थिति बहुत असहज करने वाली है। एक तरफ वो रूस का सबसे बड़ा पार्टनर होने का दावा करता है, दूसरी तरफ रूस भारत को वो हथियार और तकनीक दे रहा है जो उसने चीन को भी नहीं दी। S-400 इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसकी सप्लाई रूस ने चीन से पहले भारत को की। स्रोत बताते हैं कि चीन इस बात से जलता है। एक मजबूत भारत जिसके पास रूस का तकनीकी और रणनीतिक समर्थन हो, वो एशिया में चीन के एक तरफा दबदबे के लिए एक सीधी चुनौती है। और शायद
रूस भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। बिल्कुल, उसे भारत जैसे एक और शक्तिशाली दोस्त की जरूरत है। और पाकिस्तान का क्या? वो तो हमेशा से रूस के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। हाँ, करता तो रहा है। रूस का भारत के इतना करीब जाना तो इस्लामाबाद के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। ये उनके लिए किसी भू राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। इन बैठकों में जो एक बहुत बड़ी बात सामने आई वो ये कि रूस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत को ये भरोसा दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी संवेदनशील डिफेंस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेगा। हाँ, आने वाले सालों में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है। रूस ने साफ कर दिया है कि दक्षिण एशिया में उसकी रणनीतिक प्राथमिकता भारत है, पाकिस्तान नहीं। लेकिन क्या इसका एक उल्टा असर नहीं हो सकता? क्या ये कदम पाकिस्तान को और भी ज्यादा चीन की गोद में नहीं धकेल देगा? ये बिल्कुल संभव है और भारतीय रणनीतिकार इस बात को समझते हैं। जो भारत के लिए एक नई सिरदर्दी बन सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ भारत और रूस का कैलकुलेशन ये है कि एक तरफ पाकिस्तान चीन की जोड़ी होगी और दूसरी तरफ एक कहीं ज्यादा मजबूत भारत रूस की धुरी। ये एक तरह का शक्ति संतुलन है। तो रूस का पाकिस्तान से दूर हटना असल में चीन को भी एक संदेश है। बिल्कुल, संदेश है कि इस क्षेत्र में सारे पत्ते सिर्फ तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब आते हैं उन बड़े और भारी भरकम शब्दों पर जिनका जिक्र स्रोत सामग्री में है। एक शब्द है इंटीग्रेटेड कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब बात सिर्फ अलग अलग हथियार खरीदने की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक साझा सुरक्षा ढांचा बनाने की। एक ऐसा सिस्टम? हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस, इन पांचों डोमेन की सुरक्षा को एक ही कमांड मॉडल के तहत लाया जाएगा। ये एक तरह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक सिक्योरिटी इंटरनेट बनाने जैसा है, जहां जानकारी और एक्शन रियल टाइम में साझा हो सके। बिल्कुल, ये सिर्फ रक्षा खरीद से बहुत आगे की बात है। और इसी से जुड़ा एक और रहस्यमयी जिक्र है दिल्ली के S1 वॉर रूम में हुई एक गोपनीय बैठक। हाँ, और उसमें चर्चा हुई एक कॉन्टिनेंटल मैट्रिक्स की। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल मैट्रिक्स शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, BRI को एक सीधी चुनौती देने का विचार है। बिल्कुल, एक सीधी चुनौती। चुनौती कैसे? क्या ये एक मिलिट्री गठबंधन है या कोई आर्थिक प्रोजेक्ट? ये दोनों का मिश्रण है। इसे ऐसे समझिए, अगर चीन का बेल्ट एंड रोड एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो चीन से शुरू होकर यूरोप तक जाता है, हाँ, तो ये कॉन्टिनेंटल मैट्रिक्स एक नॉर्थ साउथ सिक्योरिटी और ट्रेड कॉरिडोर बनाने की कोशिश है, जो रूस से शुरू होकर भारत और संभावित रूप से ईरान तक जाएगा। मतलब चीन के बनाए रास्ते पर निर्भर रहने के बजाय एक नया वैकल्पिक रास्ता। बिल्कुल, और ये सहयोग सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस तक फैला हुआ है। एक संयुक्त स्पेस सिग्नल प्रोटेक्शन नेटवर्क बनाने की तैयारी है, जो किसी भी सैटेलाइट सिग्नल में होने वाली छेड़छाड़ को 5 सेकंड के भीतर पकड़ सकेगा। और इंटेलिजेंस के लेवल पर भी एक साझा प्लेटफॉर्म बनाने का फैसला हुआ है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़ें, हम एक गुप्त सैन्य बैठक से शुरू हुए थे और अब यूरेशिया का नक्शा फिर से बनाने की बात कर रहे हैं। संक्षेप में, ये जो बैठकें हुई, ये पुतिन की यात्रा की तैयारी भर नहीं थी, बल्कि एक जॉइंट ऑपरेशनल नींव रखने के लिए थी। बिल्कुल, और जो शिखर सम्मेलन हुआ वो एक ऐसी साझेदारी पर मुहर लगाने के लिए था जो सह उत्पादन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और रणनीतिक एकता तक जाती है। अंतिम विश्लेषण यही है कि इस पूरी कवायद का आखिरी लक्ष्य एक आत्मनिर्भर भारत रूस धुरी बनाना है। एक ऐसा एक्सेस जो सैन्य उद्योग, खुफिया जानकारी और फाइनेंस, मतलब डॉलर मुक्त व्यापार के मामले में भी आत्मनिर्भर हो। सही कहा। ये दोनों देशों को बाहरी दबावों के प्रति कमजोर होने से बचाएगा, चाहे वो दबाव पश्चिम से आए या पूरब से। ये एक ऐसी रणनीतिक संरचना है जो अगले दशक में वैश्विक शक्ति संतुलन को परिभाषित कर सकती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे गुप्त बैठक के धागे एक बहुत बड़ी वैश्विक रणनीति से जुड़े हुए हैं और ये भारत के सिर्फ एक खरीदार से एक निर्माता और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में एक केंद्रीय खिलाड़ी बनने का प्रतीक है। बिल्कुल। स्रोत में जिस कॉन्टिनेंटल मैट्रिक्स का उल्लेख है जो चीन के प्रभाव को चुनौती देगा, वो एक बहुत बड़ा विचार है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। क्या इस नई भारत रूस धुरी का बनना सिर्फ एक रक्षा साझेदारी है या ये यूरेशिया के आर्थिक और रणनीतिक नक्शे को फिर से खींचने की एक महत्वाकांक्षी शुरुआत है, जिसमें चीन का प्रभाव भी एक सीमा में बन जाएगा? सोचने वाली बात है। व्यापारिक मोर्चे पर $100 अरब के लक्ष्य को लेकर भी मजबूत सहमति बनी और आर्कटिक इंडिया कॉरिडोर पर एक गोपनीय प्रारंभिक समझौता तैयार किया गया, जिससे रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग और भारत की ऊर्जा आपूर्ति को एक सीधी रेखा से जोड़ा जा सकेगा।
और यह पूरी प्रक्रिया केवल बातचीत भर नहीं थी, बल्कि यह एक नए वैश्विक युग के शुरुआती संकेत थे। एक ऐसा युग जहां भारत और रूस मिलकर चीन और पश्चिम दोनों के लिए एक संतुलनकारी शक्ति बनेंगे और दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। और पुतिन की यात्रा से पहले हुई इन गुप्त बैठकों ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में भारत और रूस की साझेदारी केवल रक्षा खरीद या सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक संयुक्त सुरक्षा संरचना का रूप ले लेगी, जहां तकनीक, अनुभव, रणनीति और वैश्विक दृष्टि ऑल इंटीग्रेटेड एक शक्तिशाली ढाल तैयार करेंगे। और यही ढाल आने वाले वर्षों में एशिया के शक्ति समीकरण को बदलने वाली है। दिल्ली में पुतिन की यात्रा से ठीक पहले हुई इन बैठकों ने भले ही कूटनीतिक मंचों पर औपचारिक संतुलन बनाए रखा हो, लेकिन असल कहानी उन परछाइयों में लिखी जा रही थी, जहां भारत और रूस के सैन्य विश्लेषक, साइबर विशेषज्ञ, ऊर्जा रणनीतिकार और इंटेलिजेंस अधिकारियों का एक संयुक्त समूह बिना किसी मीडिया हस्तक्षेप के भविष्य की वैश्विक शक्ति रचना की रूपरेखा तय कर रहा था। और जब पहली बार रूस ने भारत के साथ अपने डीप डिफेंस आर्किटेक्चर का खाका साझा किया, तो दिल्ली को यह स्पष्ट हो गया कि यह साझेदारी अब किसी साधारण रक्षा करार का ढांचा नहीं रह गई, बल्कि यह आने वाली बहुध्रुवीय दुनिया में एक निर्णायक धुरी बनने जा रही है, जिससे पश्चिम के सत्ता केंद्रों में बेचैनी और बढ़ गई। इसी गुप्त चर्चा में यह बात विशेष रूप से सामने आई कि दुनिया की भविष्य की लड़ाइयां न तो पारंपरिक हथियारों से तय होंगी और न ही केवल सैन्य टुकड़ियों से, बल्कि वे तय होंगी तकनीक, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एआई आधारित मिलिट्री सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क और साइबर फायरवॉल की शक्ति से। और इसी वजह से भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा संयुक्त ढांचा बनाने की सहमति दी, जिसे दोनों पक्ष इंटीग्रेटेड कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कह रहे हैं। एक ऐसा ढांचा जिसमें जमीन, समुद्र, हवा, अंतरिक्ष और डिजिटल स्पेस सभी को एक ही केंद्रीय कमांड मॉडल के तहत संरक्षित किया जाएगा। इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था डिजिटल स्ट्राइक शील्ड, जिसे रूस अपने पश्चिमी विरोधियों के साइबर अटैक से बचने के लिए उपयोग करता है और जिसे अब भारत ने अपने सिस्टम के अनुसार मॉडिफाई करके अपनाने की सहमति दी है, क्योंकि चीन लगातार अपनी साइबर क्षमता को अपग्रेड कर रहा है और पाकिस्तान के साथ उसके संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोजेक्ट्स भारत के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। इसी बीच जब भारत ने रूस को यह बताया कि हाल के वर्षों में देश के ऊर्जा ढांचे, बैंकिंग नेटवर्क और रक्षा साइट्स पर कई विदेशी साइबर प्रयासों को नष्ट किया गया है, तो रूस ने तुरंत अपने साइबर कमांड के कुछ बेहद अनुभवी विशेषज्ञ भारत को उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि दोनों देशों की टीम एक संयुक्त एशियन साइबर डिफेंस गलियारा विकसित कर सके, जहां डेटा, सिग्नल, डिक्रिप्शन और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सके। और यह वही चीज थी जिसकी चिंता अमेरिका और यूरोपीय थिंक टैंकों को सबसे अधिक है, क्योंकि इसका मतलब है कि भारत और रूस अपने ऊर्जा, रक्षा और आर्थिक सिस्टम को पूरी तरह पश्चिमी निगरानी से मुक्त कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ऊर्जा के मोर्चे पर भी एक क्रांतिकारी समझौता बन रहा था, क्योंकि रूस ने पहली बार यह संकेत दिया कि वह भारत को आर्कटिक क्षेत्र में अपने नए ऊर्जा कॉरिडोर का विशेष भागीदार बनाएगा, जिसमें भारत को न केवल लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उसके जहाज सीधे उत्तरी समुद्री मार्ग से यूरोप और रूस तक पहुंच पाएंगे, जिससे चीनी समुद्री प्रभाव स्वतः ही कमजोर पड़ जाएगा। यही कारण था कि चीन इस पूरी प्रक्रिया को अत्यधिक चिंतित होकर देख रहा था, क्योंकि वह जानता है कि अगर भारत को आर्कटिक तक सीधी पहुंच मिल गई और रूस ने भारत विशिष्ट ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को स्थापित कर दिया, तो एशिया की आर्थिक शक्ति संतुलन में वह बढ़त खो बैठेगा, जो उसने पिछले एक दशक में हासिल की है। इस सब के बीच भारत और रूस के बीच चल रही रक्षा चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा था स्पेस मिलिट्री कोऑपरेशन, जहां दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि आने वाले समय में उपग्रहों पर होने वाले हमले, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें और स्पेस जामिंग सिस्टम युद्ध का निर्णायक पहलू बनेंगे। और इसीलिए रूस भारत के साथ मिलकर एक संयुक्त स्पेस सिग्नल प्रोटेक्शन नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है, जो किसी भी प्रकार की स्पेस इंटरफेरेंस को 5 सेकंड के भीतर डिटेक्ट कर सकेगा। इसी बातचीत के दौरान भारत ने रूस को अपने सैटेलाइट आधारित ड्रोन स्वार्म नियंत्रण सिस्टम का प्रोटोटाइप दिखाया, जिसे देख रूसी विशेषज्ञ हैरान रह गए कि भारत ने इतनी कम अवधि में इतना उन्नत एआई ड्रोन आर्किटेक्चर कैसे तैयार कर लिया। और यह बात रूस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पश्चिम लगातार रूस के ड्रोन सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत के पास ऐसा नेटवर्क है जो किसी भी विदेशी सिग्नल जामिंग के बावजूद स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इन चर्चाओं के दौरान एक और अत्यंत गोपनीय मुद्दा सामने आया, दक्षिण एशिया की स्थिरता, जहां भारत ने रूस को स्पष्ट संदेश दिया कि क्षेत्र में अस्थिरता का सबसे बड़ा स्रोत पाकिस्तान की सैन्य संरचना है।
जिसके पास चीन के समर्थन से लगातार आधुनिक हथियार, ड्रोन और मिसाइलें पहुंच रही हैं। और इसीलिए भारत ने रूस से यह अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान को किसी प्रकार की सैन्य सहायता न दे, जिस पर रूस ने पहली बार आधिकारिक रूप से यह सहमति दी कि वह आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के साथ किसी भी संवेदनशील डिफेंस प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेगा। और यह बात पाकिस्तान के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है, क्योंकि वह हमेशा रूस के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में रहा है। लेकिन भारत रूस साझेदारी इतनी मजबूत हो चुकी है कि रूस अब इस क्षेत्र में भारत के हितों को प्राथमिकता देगा। इसी बीच आर्थिक मोर्चे पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां दोनों देशों ने डॉलर मुक्त लेन देन प्रणाली को तेजी से लागू करने का निश्चय किया, जिसका अर्थ है कि भविष्य में भारत रूस व्यापार पूरी तरह स्थानीय मुद्राओं में होगा और अमेरिका के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही वह बिंदु है जिसने वाशिंगटन को सबसे अधिक परेशान कर दिया है, क्योंकि एक बार जब भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वित्तीय नियंत्रण से बाहर निकल जाती है, तो बाकी एशियाई और अफ्रीकी देश भी यही मॉडल अपनाना शुरू कर देंगे। वहीं रक्षा उद्योग के स्तर पर दोनों देशों ने यह भी तय किया कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत रूस अपने 2 प्रमुख हथियार कारखाने भारत में स्थापित कर सकता है, जिनमें एक उन्नत मिसाइल सिस्टम और दूसरा भारी श्रेणी हेलीकॉप्टरों के निर्माण से संबंधित होगा। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स का सीधा मतलब यह है कि भारत एशिया का सबसे बड़ा सैन्य निर्माण केंद्र बन जाएगा, जो न केवल अपनी सेना के लिए हथियार बनाएगा बल्कि मित्र देशों को भी निर्यात करेगा। इसी व्यापक रणनीति के बीच भारत ने रूस को यह प्रस्ताव दिया कि ब्रह्मोस द्वितीय को हाइपरसोनिक क्षमता के साथ विकसित किया जाए और इसका परीक्षण संयुक्त रूप से किया जाए, जिस पर रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह मिसाइल चीन, पाकिस्तान और किसी भी क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी के लिए ऐसी चुनौती होगी जिसे रोक पाना लगभग असंभव होगा। इन सभी उच्च स्तरीय चर्चाओं के बीच सबसे अधिक नाटकीय क्षण वह था जब रूसी प्रतिनिधिमंडल को पहली बार भारत की शैडो इंटेल नेटवर्क की प्रस्तुति दिखाई गई, जिसमें यह बताया गया कि भारत कैसे बिना युद्ध छेड़े दुश्मन देशों की गतिविधियों की निगरानी करता है, कैसे सीमा पार की हर हरकत का विश्लेषण होता है और कैसे भारत की गुप्त एजेंसियां आने वाले 48 घंटों के भीतर किसी भी संभावित खतरे का पूर्वानुमान कर सकती हैं। और रूस इस क्षमता को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने भारत के साथ साझा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय किया, जिससे कि दोनों देशों को यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व में समान जानकारी वास्तविक समय में मिल सके। और जब इन बैठकों का अंतिम दौर समाप्त हुआ तो स्पष्ट हो गया कि यह संबंध अब केवल साझेदारी नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक संरचना है जो आने वाले दशक में वैश्विक पावर बैलेंस को बदल देगी। एक ऐसी संरचना जिसमें भारत और रूस एक साथ खड़े होंगे, एक साथ सोचेंगे, एक साथ प्रतिक्रिया देंगे और एक साथ दुनिया को यह संदेश देंगे कि एशिया अब केवल देखने वाला महाद्वीप नहीं है बल्कि भविष्य तय करने वाला केंद्र बन चुका है। जब भाग 2 की वे गुप्त रणनीतिक बैठकों का अंतिम दौर पूरा हुआ और भारतीय तथा रूसी प्रतिनिधिमंडल रात के अंधेरे में अलग अलग वाहनों में सुरक्षित स्थानों की ओर लौट रहे थे, तभी वह चरण शुरू हुआ जिसने आने वाली घटनाओं की दिशा पूरी तरह बदल दी। क्योंकि अब बातचीत केवल तकनीक, हथियार या सैन्य ढांचे तक सीमित नहीं थी, बल्कि भारत और रूस मिलकर एक ऐसी वैश्विक सुरक्षा संरचना बनाने जा रहे थे जिसके सामने पश्चिमी गठबंधन की संयुक्त क्षमताएं भी फीकी पड़ जाएंगी। इसी रात दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक के भीतर सबसे गोपनीय कक्ष, जिसे S-12 वार रूम कहा जाता है, में पुतिन की यात्रा की पूर्व योजना पर वह चर्चा हुई जिसे भारत के शीर्ष 11 रणनीतिक सलाहकार, तीनों सेनाओं के कमांडर्स, RAW व NTRO के डायरेक्टर्स और रूस के विशेष दूतों ने मिलकर लगभग 7 घंटे तक खंगाला। और इस कमरे में जो ब्लूप्रिंट सामने आया वह किसी भी देश के लिए अभूतपूर्व था, क्योंकि यह सिर्फ भारत और रूस के द्विपक्षीय भविष्य का खाका नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी जो आने वाले दशक में दुनिया की शक्ति संरचना को 2 केंद्रों में विभाजित कर सकती थी। पहला पश्चिमी ब्लॉक और दूसरा भारत रूस धुरी। इस धुरी के 3 प्रमुख स्तंभ तय किए गए। पहला, संयुक्त सैन्य औद्योगिक तंत्र, जो दोनों देशों को हथियारों व रक्षा तकनीक के मामले में बाहरी निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देगा। दूसरा, साझा इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर, जो मध्य एशिया, यूरोप, हिंद महासागर और एशिया प्रशांत के हर उभरते खतरे पर रियल टाइम निगरानी रखेगा। और तीसरा, एक व्यापक आर्थिक ऊर्जा गलियारा, जो भारत को आर्कटिक, बाल्टिक और सुदूर पूर्वी रूस तक सीधी पहुंच देगा। और यह सब मिलकर भारत को न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की अग्रणी भू राजनीतिक शक्ति बना सकता है। यही कारण था कि यह चर्चा अत्यधिक गोपनीय रखी गई और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को कोल्ड आयरन प्रोटोकॉल के तहत अपना संचार उपकरण बाहर जमा करना पड़ा।
इस बैठक में पहला बड़ा सुझाव रूसी पक्ष से आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की वर्तमान शक्ति संरचना अब पुरानी पड़ रही है और एक नए कॉन्टिनेंटल मैट्रिक्स की जरूरत है, जिसमें भूमि आधारित महाशक्तियां, भारत, रूस और संभावित रूप से ईरान मिलकर एक ऐसा गलियारा बनाएंगे जो चीन के बेल्ट एंड रोड मॉडल को चुनौती